अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के से है। और इस चैप्टर में से हम बफर को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट 2-3 लेक्चर भी बफर के रिलेटेड ही थे कि बफर क्या होता है। फिर हम लोगों ने बफर का एक्शन देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि हम बफर की पीएच को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बफर कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। हम किस चीज को डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कि बफर की कैपेसिटी क्या होती है। व्हाट इज मीन बाय द कैपेसिटी ऑफ अ बफर। बफर कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। और बफर क्या करता है? बफर करता है रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ये क्या करता है? रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ये सॉल्यूशन की पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ है? बफर कैपेसिटी फिर क्या हुई? बफर कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ठीक है, बफर कैपेसिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बफर और द कैपेसिटी ऑफ अ बफर, कैपेसिटी ऑफ अ बफर, सारे मुंह में पढ़ो, कैपेसिटी ऑफ अ बफर टू resist the change in pH। ठीक है, ये क्या करती है? ये change in pH। बफर कैपेसिटी क्या है? बफर कैपेसिटी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। यानी अब आपने एक चीज जो है वो जहन में रखनी है कि जब भी कोई केमिस्ट लैब में बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है या हम खुद कोई बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो हमें उसकी चेंज को नोटिस करना चाहिए। हमें उसकी लिमिट्स बतानी चाहिए कि बफर, अब बफर जो है वो किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं हो सकती है। हमने बेशक बफर सॉल्यूशन तैयार किया है कि ये इतनी पीएच पे काम करेगा, लेकिन हमें साथ ये भी बताना चाहिए कि ये कितनी चेंज को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, अगर हमने किसी सॉल्यूशन में बफर ऐड किया हुआ है और हम उस सॉल्यूशन में कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं तो हमें इस लिमिट को चेंज के लिमिट को भी बताना चाहिए कि कितना जो है वो एक्स्ट्रा एसिड या बेस हमारा सॉल्यूशन अब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, यानी अब हमने जो भी बफर तैयार किया है वो 100% रेजिस्ट नहीं करेगा। थोड़ा बहुत सॉल्यूशन की पीएच में चेंज आएगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि पीएच में जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है कि ये उससे पीएच को कांस्टेंट रखता है। कांस्टेंट नहीं रखता है। थोड़ा बहुत जो चेंज है वो आता है इसमें, लेकिन जो लार्ज चेंज है उसको ये रेजिस्ट करता है। तो क्या होगा कि ये कैपेसिटी होती है बफर की कि वो पीएच में चेंज को रेजिस्ट कर सके। अब मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाऊंगी कि ये होता कैसे है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एसिडिक बफर ले लेते हैं जो कि किससे मिलके बना होता है? जो मिलके बना होता है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट से, जो कि हम एग्जांपल सो फार स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों की अगर हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं, अगर हम एसिड की कंसंट्रेशन ले लेते हैं 0.09 मोलर, जो कंसंट्रेशन है उसका भी यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होता है और मोलैरिटी का यूनिट भी 0. डेसीमीटर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूबिक होता है। और हम साल्ट की कंसंट्रेशन ले लेते हैं 0.11 मोलर। तो जो हम लोगों ने हेंडरसन्स इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हम लोग पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं? पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और pKa की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए होती है 4.74। तो यहाँ से जब हम लोग कंसंट्रेशन ऐड करेंगे साल्ट की और एसिड की, उसका लॉग लेंगे और pKa की वैल्यू 4.74 उसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ से जो pH बनती है वो pH की वैल्यू होती है 4.83। कितनी pH होती है? 4.83। अब अगर हम ऐसा करें कि इस सॉल्यूशन में हम लोग ऐड कर देते हैं, अगर हम इनकी आयोनाइजेशन देखें तो आयोनाइजेशन इसकी क्या होगी? यहाँ से एसीटेट आयन बनेगा और प्रोटॉन बन जाएगा। ठीक है, इसकी भी आयोनाइजेशन से क्या बनेगा? एसीटेट आयन बनेगा और सोडियम आयन बन जाएगा। बात समझ आ रही है? अब हमने क्या करना है, हम इसमें ये हमारी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.09 मोलर एसिड है और 0.11 मोलर हमारे पास सॉल्ट है। अगर हम इसमें 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं
और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये 100% एसोसिएटेड है एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखें, जैसे ही अभी सॉल्यूशन में हमारे पास एसिड मौजूद है, क्या क्या मौजूद है हमारे पास सॉल्यूशन में? हमारे पास सॉल्यूशन में एसिड है, हमारे पास सॉल्ट है सॉल्यूशन में, और हमने सॉल्यूशन में ऐड कर दिया है बेस। अब होगा क्या कि जैसे ही हम बेस ऐड करेंगे तो वो बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगी। क्या कर देगी? जो बेस है वो क्या करेगी? वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगी और एसिड के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना देगी? सॉल्ट बना देगी। अब जितनी हमने बेस ऐड की है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% एसोसिएटेड है, तो अगर हमने 0.01 मोलर बेस ली है तो ये एसिड में से 0.01 मोलर एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगी। ठीक है, यानी क्या होगा? जो सोडियम पॉजिटिव है ये रिएक्शन करेगा एसीटेट आयन के साथ और यहाँ से ये बना देंगे सोडियम एसीटेट। यहाँ से क्या बना देंगे? सोडियम एसीटेट, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है। समझ आ गई है? अब हमने क्या किया है, हम देख रहे हैं कि बफर की कैपेसिटी कितनी है, कितना ये चेंज को बियर कर सकता है या कितना रेजिस्ट कर सकता है पीएच में चेंज को। अब हमने लिया था 0.09 मोलर एसिड और 0.11 मोलर हमारे पास सॉल्ट था। हमने कहा कि अगर हम इसमें 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि आयनाइज होकर सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस देती है। अब जितनी हमने 0.01 मोलर बेस ऐड की है वो उतने ही एसिड के साथ रिएक्शन करेगी। अब होगा क्या कि एसिड जो है 0.09 मोलर में से 0.01 माइनस करेंगे तो ये कितना रह जाएगा? 0.08 मोलर। ठीक है, और उसके बाद वो एसिड के साथ रिएक्शन करके बेस क्या बना रही है? सॉल्ट बना रही है। तो वो जब सॉल्ट है वो सॉल्ट भी कितना बनेगा? 0.01 मोलर बनेगा। अब पहले कितना था सॉल्ट? 0.11 मोलर। अब कितना बन गया? 0.01 मोलर। तो जब हम इसमें 0.01 मोलर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 मोलर या 0.12 मोलर। ठीक है, आगे समझ। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को, इन कंसंट्रेशंस को उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो होगा क्या कि pH इज इक्वल टू, pK की वैल्यू क्या होती है? 4.74। साइम ऐसा पढ़ो, pH की वैल्यू होती है 4.74 और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, नई कंसंट्रेशन क्या हो गई है? 0.12 मोलर। 0.12 डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है? 0.01 मोलर एसिड ने 0.01 मोलर बेस के साथ रिएक्शन कर लिया है तो बाकी कितनी है? 0.08 मोलर। ठीक है, अब इसका हम लोग लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद 4.74, और अगर हम इसका लॉग लेते हैं तो लॉग लेके इसकी वैल्यू आती है 0.176। इन दोनों को डिवाइड करके लॉग लेंगे तो 0.176, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 4.92। ठीक है, 4.92 हो जाएगी। पहले पीएच की वैल्यू जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन 0.09 मोलर और 0.11 मोलर ली थी उस टाइम पीएच की वैल्यू थी 4.83, और जब हमने उसमें ऐड कर दिया है 0.01 मोलर बेस को जिसने 0.01 मोलर एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया है तो उसके बाद जो है साल्ट की कंसंट्रेशन में 0.01 मोलर का इजाफा हो जाएगा और एसिड की कंसंट्रेशन में से 0.01 मोलर की कमी हो जाएगी। और जब हम अब नई कंसंट्रेशंस की बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं पीएच तो वो कितनी आती है? 4.92। अब अगर हम लोग इनमें चेंज देखें तो चेंज क्या बहुत बड़ा चेंज है या थोड़ा चेंज है? थोड़ा सा चेंज है ना। ये क्या है? 4.83 है और दूसरी वैल्यू क्या है? 4.92। इसका मतलब ये हुआ कि जो बफर है वो बिल्कुल अपनी पीएच की वैल्यू को कांस्टेंट नहीं रखता है, लेकिन वो लार्ज चेंज के खिलाफ रेजिस्टेंस करता है। बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहती उसकी पीएच, लेकिन जो थोड़ा बहुत चेंज है वो उसमें आ सकता है। ठीक है, तो ये था बफर कैपेसिटी के बारे में। बफर जो है वो कितना चेंज बियर कर सकता है, कितना वो चेंज को रेजिस्ट कर सकता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आए लेक्चर की, अच्छे से समझ आए तो कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।